कुछ सिलेबस वाइज हम लोग अगर देखें तो पहला सेक्शन आप प्रीलिम्स का देखते होंगे एनवायरनमेंट। और चूंकि हम लोग ज्योग्राफी चला रहे थे तो इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो होगा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, पर्यावरणीय भूगोल। और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से जितने क्वेश्चंस निकल सकते हैं, तो अंत में आपको मैं कुछ शॉर्ट नोट या बहुत छोटे छोटे डेफिनेशन लाइक टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बताऊंगा, जो आप लोगों को भी सर्च करना है। कुछ चीजें आपके लिए भी है, कुछ चीजें मैं भी बताऊंगा। और इस सेक्शन से 10 to 15 क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। 10 से 15 प्रश्न आते हैं और यूपीएससी में भी इंपॉर्टेंट है और एमपीपीएससी में भी, दोनों में बराबर इंपॉर्टेंट। और इसकी प्रासंगिकता भी जो लोग फॉरेस्ट की एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि फॉरेस्ट के एग्जाम में मेंस में आएगा। प्रीलिम्स तो आजकल कॉमन हो गया है और फॉरेस्ट के लिए इन्वायरमेंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उनको इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के फील्ड में ही काम करना है। इस वजह से भी इनके प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं और फ्यूचर भी इसी फील्ड का है, क्योंकि आप दिल्ली में जो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम देख रहे हो तो आने वाले समय में प्रशासन को ये हैंडल करना पड़ेगा। तो ज्योग्राफी के कुछ हिस्से हैं जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स है, वोल्केनिज्म है, अर्थक्वेक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में नहीं है। हम पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में उतना नहीं है। हमारे हाथ में जो है वो एनवायरमेंट सेक्शन पूरा हमारे हाथ में। अगर हम अच्छी पॉलिसी बनाएं, अच्छा मैनेजमेंट करें, तो हम लोग यहाँ डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं, एनवायरमेंटल डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं, खास करके पॉल्यूशन के लेवल पे। या इस पे हम लोग डिजीज को भी रोक सकते हैं, मोर्टेलिटी रेट को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इसका हो सकता है। तो इसलिए इस सेक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो इसके बहुत छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी क्या होता है, पर्यावरणीय भूगोल क्या होता है। सबसे पहले ये इसके डेफिनेशन में जाइएगा, पर्यावरणीय भूगोल। तो भूगोल के बारे में जो आप जानते हैं, जो छोटी छोटी यूनिट से लेकर के बड़ी यूनिट तक जब हम जाते हैं, तो आपको बताया था कि बायोस्फीयर तक पहुंचने के लिए हम सबसे छोटी यूनिट यानी एटम से निकलते हैं और फिर यूनिवर्स तक जाते हैं। तो एटम जो है, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए क्या है कि अब एक टर्म आती है इकोलॉजी, है ना। तो जब हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो इकोलॉजी को साथ में जोड़ना पड़ेगा, और इकोलॉजी की जब बात करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आना पड़ेगा। शुरुआत कहाँ से होगी? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है यूनिसेल्युलर एनिमल। तो सेल पे आते हैं, तो सेल पे आने से पहले आपको एटम से शुरू हो जाएगी। एटम, अणु से जाके फिर सबसे छोटी जो यूनिट है, अब आप यहां पर आपने प्रोटोप्लाज्म नाम सुना होगा। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या है? और छोटा डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो वो मिलकर के कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसको? सेल को। सेल बाद में जुड़ करके क्या बनाते हैं? टिश्यूज। टिश्यूज जुड़ करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या तैयार होती है? बॉडी। एक इंडिविजुअल तैयार होता है। ये जो इंडिविजुअल होता है, यहां से मैंने आपको कई तरह की परिभाषाएं इकोलॉजी की दी थी कि पॉपुलेशन इकोलॉजी है, ये कम्युनिटी इकोलॉजी है। तो यहां जो एक इंडिविजुअल होता है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, और इनका जब एक ग्रुप होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन, जनसंख्या। सेम स्पीसीज के जब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इकोलॉजी और पॉपुलेशन। देन डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर के क्या बनाएंगी? कम्युनिटी, समुदाय पारिस्थितिकी, कम्युनिटी इकोलॉजी। और ये समुदाय मिलकर के फिर जो हम लोग बात करते हैं, वहां पर आपने एक वर्ड देखा होगा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? टेंसलेन। ये एमपीपीएस से भी कई बार पूछ चुका है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं?
बायोम्स, आपने देखे ना बायोम्स। और बायोम्स किसके हिस्सा हैं? पूरा अगर आप बृहद, इसमें एक दो हम लोगों ने छोड़ दिए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं। बायोस्फीयर, या अगर आप इको जोन्स कह सकते हैं, ठीक है, जब बड़े जोन्स होंगे तो वो इको जोन्स कह सकते हैं, या बायो जियोग्राफिकल रिम्स कह सकते हैं, रिम्स कह सकते हैं, है ना, जिनको हम जू जियोग्राफिकल रिम्स, बायो जियोग्राफिकल रिम्स वो कह सकते हैं। ये बायोस्फीयर सीधा आ जाएगा किस पे? बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर किसका हिस्सा है? हमारे अर्थ का, हमारे प्लेनेट का। और ये प्लेनेट किसका इसका हिस्सा है? सोलर सिस्टम का। एंड सोलर सिस्टम हमारे यूनिवर्स का पार्ट, गैलेक्सीज, एंड देन गैलेक्सीज पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो ये यूनिवर्स से एटम से लेके यूनिवर्स तक का जो हम लोग ये जो सेल्यूलर से लेकर के ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, संगठन स्तर देखते हैं, अलग अलग तरह के जो संगठन स्तर देखते हैं, उसमें हम इस हिस्से की बात करेंगे। किस हिस्से की? लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोस्फीयर, बायोम, पर्यावरण, एनवायरमेंट। इस हिस्से की बात इसलिए करना पड़ेगी क्योंकि एक तो ये सिलेबस का पहला यूनिट है आपका। एक तो क्या क्या है? एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज है। हम लोग जब यूपीएससी का 12 जनवरी के बाद जब ये एग्जाम हो जाएगा तो यूपीएससी के स्तर पर पढ़ेंगे तो 7-8 लेक्चर फिर करेंगे इसके। लेकिन यहाँ हम आज और कल में बहुत सारी चीजें खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके जो 10-12 प्रश्न है वो गलत ना हो, क्योंकि वो हिस्सा जो आएगा वो थोड़ा लेट आएगा और उसमें बहुत सारी चीजें और डीप में जाएंगे हम लोग। लेकिन अभी हम बिल्कुल ऊपर ऊपर से बात करेंगे। तो यहाँ जो सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे वो आएंगे इकोसिस्टम्स, इकोलॉजीज। तो आपको एक बड़ा होमवर्क यहाँ करना पड़ेगा। तो मैं प्रश्न अंत में लिखवा दूंगा, लेकिन अभी हम लोग थोड़ी सी इसकी व्याख्यात्मक उसमें पद्धति पे चलते हैं। और अभी बड़े प्रश्न का होमवर्क हम आपसे नहीं दे रहे, अभी हम लोग छोटे छोटे शॉर्ट नोट जो है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि इसको ज्योग्राफी के साथ जोड़ करके देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो हमने ज्योग्राफी ब्रेक नहीं किया है। एमपीपीएससी भी मिक्स करेंगे, एनवायरमेंट की यूनिट को भी मिक्स करेंगे और उसको ज्योग्राफी भी बनाए रखेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी का ही अगला लेक्चर होगा, एमपीपीएससी की सीरीज का ही अगला लेक्चर होगा, बट ये एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के रूप में होगा, ठीक है ना। पर्यावरणीय भूगोल अगर आप ऑप्शनल लेते हैं मेंस में, यूपीएससी में, और ज्योग्राफी रखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ बात कर रहे हैं। हम ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी वहां से निकल करके किस में बात कर रहे हैं? एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में बात कर रहे हैं। तो आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल अगर समझ में आ गए हो तो हम लोग तैयार करेंगे कि इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी क्या है? स्टडी है। किसका स्टडी है? पर्यावरण और खास करके लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच इंटरेक्शन का, उसकी स्टडी है कि पर्यावरण के साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस प्रकार। तो पर्यावरण के 2 घटक माने गए हैं। तो यहाँ 2 कंपोनेंट, देयर आर 2 कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो आपको एबायोटिक कंपोनेंट्स की लिस्ट बनानी है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। एबायोटिक कंपोनेंट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं पर्यावरण में। एबायोटिक कंपोनेंट की लिस्ट में आई है तो सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी, पीएच मीन सैलिनिटी, एसिडिटी, अम्लीयता, क्षारीयता, एलिवेशन, हाइट जो होती है वो भी एक प्रकार का फैक्टर है। हाइट, इंक्लाइन और डिक्लाइन जैसे जैसे होते जाते हैं वैसे वैसे परिस्थितियां बदलती जाती हैं। ये सारे फैक्टर कौन से फैक्टर हैं? एबायोटिक फैक्टर, जिसमें जीवन नहीं है लेकिन प्रकृति के महत्वपूर्ण भाग है और जीवित पदार्थों को प्रभावित भी करते हैं। हम लोग जीवित हैं, हमको कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर रही हैं? अभी टेम्परेचर भी, प्रेशर भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो जितनी चीजें हमको प्रभावित करती हैं
जिसके कारण हम लोग प्रभावित होते हैं, अपनी अनुक्रियाएं बदलते हैं, वो सब के सब एबायोटिक फैक्टर कहलाते हैं, जिसमें जीवन नहीं है। दूसरा जीवन वाला हिस्सा है बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स जो जैविक घटक हैं, उसमें सबसे निचले स्तर पर होते हैं प्रोड्यूसर, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट भी बोलते हैं उसको। ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट में कौन आएंगे? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो उत्पादक हैं, उत्पादन किस चीज से करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से वो उत्पादन करते हैं, भोजन उत्पादित करते हैं। यानी इस प्रकृति में पोषण की शुरुआत कहां से होती है? न्यूट्रिशन की शुरुआत कहां से होती है? भोजन कहां से आता है? और वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, सारे स्वयं उत्पादन करने वाले। वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, केवल सूर्य का प्रकाश लेते हैं। और सूर्य का प्रकाश क्या होता है? सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में। तो आप जाकर के सर्च कीजिएगा लिविंग कंपोनेंट यानी कि बायोटिक कंपोनेंट, और बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये इससे संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। क्या है कि डिफरेंट इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर अलग अलग होंगे, है ना। जब आप एक पेड़ का इकोसिस्टम देखेंगे तो वहां प्रोड्यूसर अलग होगा। जहां तालाब का पारिस्थितिक तंत्र देखोगे तो उसका प्रोड्यूसर अलग होगा। मराइन इकोसिस्टम को देखोगे वहां प्रोड्यूसर अलग होगा। एक डेजर्ट का प्रोड्यूसर अलग होगा, डेजर्ट का बिल्कुल इकोसिस्टम पूरा अलग तरीके से चलेगा। जो ये प्रोड्यूसर है, इस प्रोड्यूसर को जो सबसे पहले खाते हैं वो प्राइमरी हर्बीवोर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जो हमेशा हर्बीवोर होते हैं, यानी कि शाकाहारी होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। और इसके चार्ट, बहुत सुंदर सुंदर चार्ट आपको मिल जाएंगे जब आप गूगल में लिखेंगे प्रोड्यूसर्स, फूड चेन, फूड वेब, है ना, और इकोसिस्टम या डिफरेंट इकोसिस्टम, तालाब का इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम ऑफ फॉरेस्ट। आप जब आप लिखोगे तो अच्छे अच्छे डायग्राम मिलेंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। पर आप यहां से शुरू कीजिएगा, प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी प्राथमिक उपभोक्ता। ये बात करने में बहुत सरल है, लेकिन कभी कभी ये प्रश्न बहुत उलझा देते हैं। और इकोसिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है वो भी कभी कभी उलझा देता है। जैसे इंटरव्यू में हमारे एक स्टूडेंट से पूछा था कि एक महानगर का इकोसिस्टम बताइए, तो ये बड़ा उलझाने वाला हो जाता है कि महानगर का इकोसिस्टम कैसे तैयार करें। आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, अचानक से बोल देंगे कि आप अपने सिटी का इकोसिस्टम समझाइए। तो दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम में कौन होगा? जैसे जंगल है, ग्रासलैंड है, पॉन्ड है, लेक है, समुद्र है, ओशियन है, सी है। दरअसल नेचुरल वाले में भी दो हैं, फ्रेश वाटर और मराइन, समुद्री खारे पानी के, ठीक है। और एक टेरेस्ट्रियल है, एक एक्वेटिक है। टेरेस्ट्रियल वाले में ये आ जाएंगे ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, और एक्वेटिक में दो हो जाएंगे, एक फ्रेश वाटर हो जाएगा और एक मराइन हो जाएगा। और दूसरा जो हिस्सा होगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में जैसे पैडी फील्ड्स हैं, धान के खेत हैं, है ना, खेत हैं, तो मैन मेड है, फील्ड्स हमने बनाए हैं, खेत हमने बनाए हैं। तो एग्रीकल्चरल फील्ड्स, सिटीज हम लोग बनाते हैं, ऐसी चीजें, पार्क बनाते हैं हम लोग, कुछ ऐसी चीजें जो बनाते हैं। तो मैन मेड जो चीजें होती हैं उनसे जो इकोसिस्टम तैयार होता है, क्योंकि उनका भी इकोसिस्टम, वहां पे भी प्रोड्यूसर होते हैं, वहां पे भी कंज्यूमर होते हैं, वहां पे भी डिकम्पोजर होते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स को कौन खाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, और ये हमेशा ऑलवेज क्या होंगे? हर्बीवोर होंगे, शाकाहारी होंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होंगे? जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे, ठीक है। तो ये मांसाहारी होंगे, कार्निवोर होंगे। तो प्राइमरी कार्निवोर हो जाएंगे और सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे। प्राथमिक रूप से मांसाहारी होंगे,
फिर उनको और खाने वाले मांसाहारी जीव हो जाएंगे, वे द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता हो जाएंगे, टर्शरी कंज्यूमर हो जाएंगे, वो भी कार्निवोर होंगे। और मनुष्य की तरह ओमनीवोर जो होंगे वो हर्बीवोर भी हो सकते हैं, और फर्स्ट सेकंड किसी भी लेवल के जो है कंज्यूमर को वो खा सकते हैं। तो ये जब आप लेवल समझ जाते हैं तो अंतिम लेवल आता है डीकम्पोजर, कि ये जब इन सब की डेथ हो जाती है और जब ये मर जाते हैं तो इनको डीके कौन करता है, इनके बॉडी को समाप्त कौन करता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, फंजाई होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनको डीके करते हैं, क्षय करते हैं, इनकी बॉडी का क्षय करते हैं। तो सिंपल प्रोसीजर जो आपको इस चेन में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पूरे को एक तरह से खाद्य श्रृंखला। और ये अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं, फूड चेन। तो फूड चेन की परिभाषा लिखिए, फूड चेन क्या होती है, घास स्थल का फूड चेन क्या होता है, एक पेड़ का फूड चेन क्या होता है। फिर जब आप इस तरह से करेंगे तो 3 तरह के पिरामिड बनेंगे, जीव संख्या का पिरामिड, एक बायोमास का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, एक ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड, 3 तरह के पिरामिड, इनको इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं, पारिस्थितिकीय पिरामिड। बहुत छोटी बात बता रहे हैं, 9th 10th क्लास की बुक्स में ये होगा, ये नहीं तो आप 11th 12th की बुक्स में जाकर के एनसीईआरटी में इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन बड़ी काम की चीज है। थोड़ा सा प्रयोग मुझे नहीं लगता एमपीपीएससी वाला करेगा, यहीं से कुछ ऐसा प्रश्न उठाएगा। यूपीएससी थोड़ा प्रयोग करते हैं और वो कुछ चेन बना के दे देते हैं, तो वहां आपको अगर एनिमल्स के नाम नहीं पता होते हैं, प्लांट्स के नाम नहीं पता होते हैं, तो आप चक्कर खा जाते हैं, आप गलती कर बैठते हैं। तो वहां कुछ प्रयोग होते हैं, नए प्रयोग होते हैं, नई नई चीजें होती हैं। एमपीपीएससी में मुझे नहीं लगता कोई प्रयोग होगा, लेकिन अगर प्रयोग हुआ भी तो आपको हमने बताया, इस चेन को ध्यान रखिएगा कि प्रोड्यूसर जो होंगे उनको पहली बार खाने वाले हमेशा शाकाहारी होंगे। तो आप उस जीव का लक्षण देख लीजिएगा कि ये शाकाहारी है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो इकोसिस्टम है, ये पृथ्वी पर जहां जहां होते हैं। अब ये ज्योग्राफी कैसे हो जाएगा? ज्योग्राफी ये ऐसे हो जाएगा कि जब आप तालाब की बात करेंगे, जब आप नदी की बात करेंगे, नदी का पारिस्थितिक तंत्र, तो 2 प्रकार के इकोसिस्टम। फिर यहाँ पर वो हम बोलते हैं पानी में जब आता है तो लोटिक और लेंटिक, पूछा हुआ है ना, लोटिक और लेंटिक। तो लोटिक वो है जो ऐसा वाटर है, फ्लोइंग वाटर है, बह रहा है, झरना है, स्प्रिंग है, वो भी बहता हुआ पानी है, रिवर है। तो जो फॉल होते हैं, स्प्रिंग होते हैं, रिवर हैं, उनमें जो इकोसिस्टम होता है वो लोटिक है। और लेंटिक होगा स्टेगनेंट वाटर, स्थिर जल, जहां एक जगह इकट्ठा रहता है पानी, जैसे कि झील है, तालाब है। ये जो पानी होता है, यहाँ का इकोसिस्टम फिर अलग है। स्टेगनेंट वाटर, स्टेबल वाटर, नॉन मूविंग वाटर। तो इसके कुछ एग्जाम्पल कभी कभी पूछते हैं, एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है पहले, तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। ये क्या है, इनको हम लोग कई बार हैबिटेट के हिसाब से भी बताते हैं कि हैबिटेट कैसा है। ठीक है, और इकोलॉजिकल नीके भी बोलते हैं, निशे भी बोलते हैं, नीचे भी बोलते हैं, अलग अलग तरीके से लोग नाम लेते हैं उसका। NICHE, निशे, इकोलॉजिकल निशे। पारिस्थितिकी निकेत हिंदी में बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ इकोलॉजिकल निकेत, पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना। पारिस्थितिकी निकेत क्या होते हैं, हैबिटेट क्या होता है, तो छोटी छोटी डेफिनेशन जोड़ लीजिए। हैबिटेट मतलब आवास, हिंदी में लिखें तो आवास। निकेत नीचे, नीचे, निकेत इकोटोन, ECOTON, इकोटोन्स। एंड बायोम। अब इन सब की डेफिनेशन अलग अलग है, एग्जाम्पल अलग अलग हैं, तो आप सबको इनको एग्जाम्पल के तौर पर
लिखना है। तो जब हम बोलते हैं कि कर्सोरियल हैबिट है दौड़ने वाली, अब डेजर्ट वाले में जाएंगे तो दौड़ने वाले एनिमल्स मिलेंगे जो बहुत फास्ट मूव करते हैं। तो वहां रेगिस्तान में कौन फास्ट मूव कर सकता है, किसमें ये एडाप्टेशन है? तो यहाँ एक और वर्ड आएगा, एडाप्टेशन, अनुकूलन, पारिस्थितिकी अनुकूलन, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन। इसका मतलब इकोलॉजिकल एडाप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है, तो वो कुछ ऐसे लक्षण उपार्जित करता है, वो कुछ न कुछ ऐसी चीजें विकसित करता है जिससे कि वो वहां सरवाइव कर सके। तो यहाँ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज आ जाएगा डार्विन का, ये डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से जुड़ जाएगा। यानी किसी भी पारिस्थितिकीय समुदाय में, इकोलॉजिकल कम्युनिटी में, किसी भी बायोम में, किसी भी इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनके प्रभाव से, एबायोटिक कंपोनेंट के प्रभाव से, टेम्परेचर और वो सब जो तमाम ह्यूमिडिटी और प्रेशर और वो सब, उनके प्रभाव से जब जीवों को जीने में दिक्कत आती है, जब जीव जीने में दिक्कत महसूस करते हैं, तो अपने अंदर वो बदलाव लाते हैं, और जो वो बदलाव लाते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। ऐसे बदलाव, इन बदलावों को एडाप्टेशन कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ऐसे बदलाव क्या कहलाते हैं? अनुकूलन। ये दो तरह से हो सकते हैं। ये अनुकूलन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, उनके प्रभाव से कई सालों के अंतराल में भी हो सकते हैं, और उत्परिवर्तन के द्वारा अचानक भी आ सकते हैं। तो जो डार्विन ने कहा था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी एग्जिस्ट रहने के लिए वो संघर्ष करता है। देन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा, जो समर्थ होगा, वो सर्वाइव करेगा। ठीक है, और इसी को उन्होंने कहा था नेचुरल सिलेक्शन। इसका मतलब नेचर जो है वो सिलेक्शन करती है, प्रकृति वर्ण करती है कि आप जीवित रहोगे, आपका हमने चयन किया है, प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक वर्ण, प्रकृति के द्वारा वर्ण किया जाना, प्रकृति के द्वारा चयन किया जाना। किनका? जिन्होंने अपने अंदर लक्षण का विकास कर लिया, लक्षणों का विकास कर लिया। कंपटीशन में भी यही है, हम लोग अभी लक्षणों का विकास कर रहे हैं। अगर हमारे लक्षण पर्याप्त तो ठीक लगे प्रकृति को, तो हमारा चयन कर लिया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन कर लेता है ना चयन हमारा, वो हमारा चयन कर लेता है कि आप लायक हैं। अदरवाइज आपको फिर से स्ट्रगल में डाल दिया जाता है कि अभी आप स्ट्रगल करो और करो। जीवन के लिए संघर्ष, जीवत्व के लिए संघर्ष, एग्जिस्टेंस के लिए किसका? अगर आपको एग्जिस्ट होना है कंपटीशन में, तो संघर्ष करो। तो संघर्ष किस हिसाब से करना चाहिए? रट करके करना चाहिए, समझ करके, दोनों तरह से करना पड़ेगा। एमपीपीएससी में हम लोग समझ भी रहे हैं, अभी मैं कुछ समझा रहा हूँ, रटने का काम बता रहा हूँ कि रटना क्या है घर जाके। हमारे नोट्स में भी मिल जाएगा, बाहर भी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसको जो छोड़ के जाता है ना, वो वहाँ 1-2 प्रश्न गलत कराता है। अगर इसके 8 या 10 प्रश्न आते हैं तो पूरे पूरे सही होने चाहिए, इसकी गलती मत करिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप गलत कर देंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। सिंपल सा प्रश्न आ जाएगा कि भैंस का पोषण स्तर कौन सा होता है, ट्रॉफिक लेवल कौन सा होता है? भैंस का ट्रॉफिक लेवल क्या है बताइए, सामूहिक रूप से आवाज दीजिए। नहीं, ट्रॉफिक लेवल पूछा, ट्रॉफिक लेवल फिर दूसरी चीज है। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट कौन सा हो गया? प्रोड्यूसर। ठीक है, तो वो तो प्राइमरी कंज्यूमर है, तो ट्रॉफिक लेवल कौन सा हो जाएगा? सेकंड। तो ये ऐसे चक्कर आ जाता, तो आपको ये गड़बड़ नहीं करना है। तो ट्रॉफिक लेवल भी पढ़िएगा, एनर्जी फ्लो भी पढ़िएगा, ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है, 10% ऊर्जा कम होती जाती, 10% बचता जाता है। इसीलिए अभी एक आर्टिकल द हिंदू में आया था, वाटर गजलिंग क्रॉप्स। वाटर गजलिंग क्रॉप्स का जो आर्टिकल था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मांसाहार जो है दुनिया में नहीं होना चाहिए,
उसका उन्होंने वाटर गजलिंग क्रॉप से उदाहरण दिया था। उन्होंने दिया था कि जब हम मांसाहार करते हैं तो हम बहुत ज्यादा पानी की खपत करते हैं, क्योंकि मान लीजिए 4 साल में कोई एक जानवर बड़ा हुआ और आपने तो उसका डिनर कर लिया, तो 3-4 लोगों के पेट भरने के काम आया। लेकिन उस जानवर ने इतना घास खाया होगा या इतने सारी क्रॉप्स उसने खाई है जीवन में, इतने, क्योंकि वो तो रोज घास खाता था, रोज क्रॉप्स खाता था, और वो जो ग्रास है या क्रॉप है वो वाटर पीती हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पीती हैं। ज्यादा पानी पीने वाली फसलें जो है उनमें ग्रास भी आती है। और इतना पानी खराब हुआ। अच्छा, ये अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो लोग पेस्टोरलिज्म नहीं करेंगे या एनिमल हस्बेंड्री नहीं करेंगे, या यूं कहें कि पशुपालन नहीं होगा, और पशुपालन बड़ी मात्रा में नहीं होगा तो नेचर में जितनी गाय होगी, भैंस होगी या बकरी होगी, तो नेचर में तो टाइगर खा जाएगा उसको और वो फूड चेन का हिस्सा हो जाएंगे। आप उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और फिर बाद में उसकी संख्या बढ़ाते हैं, तो आप एक तरह से ऐसी क्रॉप तैयार करते हैं, आप उसकी खेती करते हैं, एनिमल्स की खेती करते हैं और उनको बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पैदा करते हैं। इतने सारे एनिमल्स किसके लिए पैदा करते हैं? खाने के लिए पैदा करते हैं। फिर उनको बड़ा करने के लिए आप खेत में अनाज उगाते हैं या घास उगाते हैं। फोडर कहाँ से तैयार होगा? जो खेतों में तैयार होगा, जंगलों से भी काट के लाते हैं, और हम ओवर ग्रेजिंग कराते हैं तो उससे सॉइल इरोजन भी होता है, एनवायरमेंटल परेशानी भी आती है। और सबसे बड़ी चीज है कि वो सारी की सारी क्रॉप्स जो है केवल एक एनिमल को बड़ा करने में चली जाती हैं, और उस एनिमल से आप कितना न्यूट्रिशन लेते हैं प्रोटीन के नाम पे? 2 दिन 3 दिन खा पाते हैं, या 3-4 लोग खा लेंगे एक ही दिन में, उसको खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब है कि उसने कितना तो पानी पिया, किसने न्यूट्रिएंट लिए, एनवायरमेंट से उसने बहुत कुछ लिया। तो ये बहुत बड़ी आपदा आने वाली है एक तरह से एनवायरमेंट पे, जब हम इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक वाटर गजलिंग क्रॉप्स, ज्यादा पानी पीने वाली फसलें, तो उसको एक संकट बताया है। अब राइस, जो पैडी फील्ड्स होते हैं उनको सबमर्ज्ड रखा जाता है, आपको पता है, तो उसमें कितना वाटर लगता है, शुगर कैन में बहुत वाटर लगता है। तो ये जो बहुत ज्यादा पानी पीने वाली फसलें हैं, ये प्रकृति के लिए एक समस्या है। जब ये वाइल्ड था ये प्लांट, हमने डोमेस्टिकेशन किया ना प्लांट्स का और एनिमल्स का, तो डोमेस्टिकेशन में जब इवोल्यूशन के दौरान जब पॉपुलेशन कम थी तब तो प्रकृति के ऊपर वो असर नहीं था, लेकिन आर्टिफिशियली हमने बहुत ज्यादा डैमेज करना शुरू कर दिया है। इसलिए एक वर्ड यूज किया जाता है बायोस्फीयर या बायोम या इकोजोन के मामले में, या इकोसिस्टम के जब हम पढ़ते हैं, तो इसको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण, अब जब आपने बायोलॉजिकल टाइम टेबल जो हमने बताया था आपको, भूगर्भिक समय सारणी जब बताई थी, जियोलॉजिकल टाइम टेबल बताया था ना, तो जियोलॉजिकल टाइम टेबल में जो बिल्कुल लास्ट वाला जो हिस्सा बताया था, टर्शरी के बाद क्वाटरनरी, और जब होलोसिन की बात करते हैं और रिसेंट की बात करते हैं तो एक वर्ड यूज करते हैं एंथ्रोपोसिन। एंथ्रोपोसिन मानव युग। ये मानव युग हम क्यों बोलते हैं? अभी तक तो ये युग था, ये युग था। नेचर ने हम सबको जो बनाया, मनुष्य को भी बनाया, तो ये सोच समझ के थोड़ी बनाया नेचर ने। पृथ्वी के लिए हम सब बराबर हैं, उसके लिए केंचुआ भी वही स्थान रखता है और लॉयन भी वही स्थान रखता है और एलिफेंट भी वही है और मनुष्य भी वही है। उसके लिए वो एक क्रिएचर है, एक जीव है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, नेचर में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ऐसा किसी दूसरे जीव ने किया है क्या? वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, उसने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की है जिससे, वो नेचर के भरोसे है पूरा। नेचर जब चाहे उसे रिजेक्ट कर सकती है, जब चाहे उसे सिलेक्ट कर सकती है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? जो एबायोटिक कंपोनेंट थे, अगर वो हमको परेशान करते तो हमने हीटर लगा लिया। अच्छा, बहुत ज्यादा ठंड है और इस यहाँ पे मनुष्य नहीं रह सकता, हमको यहाँ से पलायन कर जाना चाहिए, मैदानों में चले जाना चाहिए। नहीं, हम यहीं रहेंगे, हम हीटर लगा लेंगे और हम बर्फ में रहेंगे। हमने बर्फ में रहना स्वीकार कर लिया। हमने हवा में उड़ना शुरू कर दिया। हमको हवा में उड़ने के लिए पक्षियों को बनाया था, हमको नहीं बनाया था। हमने कहा हम हवा में उड़ेंगे।
जिसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं ना, ये नेचुरल रिसोर्सेज है क्या? प्राकृतिक संसाधन क्या है? संसाधन बोलते हैं क्या कि ये आगे बढ़ने के संसाधन है? बोलते हैं। तो फिर प्रकृति को संसाधन कैसे कह सकते हैं? हम अपने माता पिता को कभी ये बोलते हैं कि ये हमारे साधन है, अगर ये ना हो तो हम आगे कैसे बढ़े? ये कितनी ओछी भाषा है। तो प्रकृति तो हमारी माँ है ना, धरती, तो उससे निकलने वाले उपहार है ना। ये तो हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ करते हैं तो ये हमारे लिए उपहार है, हमारे ऊपर कर्ज है, और हम उसको चुकाते भी हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। तो फिर यहां तो हम वर्ड यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा ये बताइए कि जब तक हमने इंजन का आविष्कार नहीं किया था और पेट्रोल और डीजल और केरोसिन की जब जरूरत नहीं थी, तब क्या पेट्रोल डीजल केरोसिन नहीं थे? थे ना जमीन के अंदर। अब हमने वैज्ञानिक आविष्कार किया अपनी आवश्यकता के लिए, और अपनी आवश्यकता के लिए, क्योंकि एबायोटिक फैक्टर्स पे हमको जीत पानी थी, उनसे बियॉन्ड जाना था। बायोटिक फैक्टर्स और अदर जो बायोटिक फैक्टर्स थे मनुष्य के अलावा, उनको अपने कब्जे में लेना था। ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं हमको अर्जित करना थी। वेलोसिटी, या यूं कहें कि लोकोमोशन के लिए हमको दो टांगे मिली थी। हम पैदल पैदल जितना दौड़ सकते थे, भाग सकते थे, उतना तेज चलना था। हमने साइकिल बनाई, वहां तक ठीक था, क्योंकि साइकिल में क्या हो रहा था, ऐसा कोई ऊर्जा, ऐसा कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा था, ऐसा कोई धुआं नहीं निकल रहा था जो प्रकृति को खराब करता। हमने क्या कर लिया, उसका एक इंजन बनाया और इंजन से दौड़ने वाली गाड़ियां बना ली, ऑटोमोबाइल बना लिए। अब हमको जरूरत पड़ने लगी डीजल और पेट्रोल की। तो आपने पुराने अरब लोगों को देखा होगा कि वो बगदाद का चोर, अली बाबा 40 चोर, या ऐसी कोई भी पुरानी जो कहानियां हैं, उनमें बगदाद के जो शेख होते थे वो बड़े गरीब होते, ऊंट लेके घूमते फिरते थे जंगल में, रेगिस्तान में। अब वो कितने रईस लोग हो गए? क्यों हो गए? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं, जिन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, और वो संसाधन को बेचते हैं क्योंकि हमें जरूरत है। तो नेचर ने क्या, पृथ्वी ने ये सोच करके, या प्रकृति ने, या सूर्य से जब अलग हुई थी और बिग बैंग हुआ था, तब ये कभी सोचा था कि ये नेचुरल रिसोर्सेज हुआ करेंगे और इस पे अरब लोगों का कब्जा होगा और दुनिया भर में वो ऑयल प्राइस बढ़ाते रहेंगे और फिर बाद में ऐश करेंगे? वहां के लोगों में गरीबी नहीं है, वो सब अमीर है। कितनी अमीरी है वहां पर? हम बोलते हैं दुबई में देखिए बहुत पैसा है, बहुत सोना है, बहुत पैसा है, बहुत कुछ है। बहुत सारी स्कार्सिटी भी है, नेचर ने उनको बहुत सारी कमियां भी दी है। वो बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, सैंडी सॉइल है, और उनका जो इकोसिस्टम है वो भी डेजर्ट वाला है। लेकिन मनुष्य ने अपने मानव संसाधनों से, मानव संसाधन मतलब बुद्धि, मानव संसाधनों से विज्ञान का आविष्कार करके नेचर के स्रोतों को जब उपयोगी बना लिया, तो हमने उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहना शुरू कर दिया। वाकई में वो मानव संसाधन ही है। मनुष्य की बुद्धि ने ये कहा कि ये उपयोगी है, अदरवाइज सोने का क्या उपयोग है? सोना और पत्थर और कोयला प्रकृति के लिए सब बराबर है। प्रकृति, आप देखते हैं कि अच्छी जो महंगी मिठाइयां होती हैं अच्छे डब्बे में मिलती हैं, और जो गांव का हलवाई होता है वो ऐसे ही आपको कागज में पैक करके मिठाई पकड़ा देता है, बोले ये ले लो। कई बार वो शुद्ध होती है, अच्छी होती है, लेकिन वो ऐसे ही कागज में लपेट के आपको दे देता है। और बड़ी दुकान पे जाएंगे, बहुत महंगी होगी तो वो बहुत अच्छे से लपेट के देता है। सोना यदि बहुत महंगा है तो क्या प्रकृति उसको कहीं हिमालय में या बहुत ऊंचे बर्फ में या कहीं अच्छी जगह पर तैयार करते? नहीं, वो मिट्टी में ही तैयार होता, वहीं रॉक्स में से ही निकालना पड़ता है। हीरे को भी उसी मिट्टी में से निकालना पड़ता है, चांदी को भी वहीं से, लोहे को भी, कोयले को भी, सबको एक ही स्टाइल से, एक ही तरीके से निकालना पड़ता है। प्रकृति ने उसका कोई मोल भाव नहीं किया है, उसने किसी को ऊंचा नीचा नहीं बनाया। प्रकृति ने सबको बराबर दिया है। हमने अपने उपयोग के दृष्टिकोण से हमने उसको मूल्यवान बना दिया है, हमने उसका मूल्य रख दिया है, और उसको क्या बोल दिया है? प्राकृतिक संसाधन। जिस प्रकार से माता पिता हमारे लिए संसाधन नहीं हो सकते, हम कभी नहीं बोलते घर हमारे लिए संसाधन है या माता पिता हमारे लिए संसाधन की तरह है।
बल्कि हम बोलते हैं कि ये माता पिता की कृपा है, ये उनकी दया है, ये उनका आशीर्वाद है ना? उसको हम आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। कई बार माता पिता घर छोड़ के जाते हैं तो लोग उस पर माता पिता का आशीर्वाद लिखवा देते हैं। कार दिलवाते हैं तो उसके पीछे लिखवा देते हैं माँ का आशीर्वाद। सबकी जैसी जैसी श्रद्धा होती है वैसे लिखवा देते हैं। होता है ना? क्यों? क्योंकि ये उनको लगता है कि ये अगर वो छोड़ के नहीं जाते तो या वो इस लायक नहीं बनाते तो। लेकिन हम क्या इतना धन्यवाद प्रकृति को देते हैं? जब नेचुरल रिसोर्सेस, पानी जब बिकना शुरू हुआ था तब लोगों ने मजाक उड़ाई थी। 20-25 साल पहले जब पानी बिकना शुरू हुआ था, उससे पहले हो गया था 30 साल पहले, लेकिन हमारे क्षेत्र में 20-25 साल पहले हुआ था। पानी की बोतल मिलती 10 रुपए में, ऐसे में। तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वाकई में लोगों को पानी खरीद करके पीना पड़ेगा और बहुत बड़ी मात्रा में लोग पानी खरीदेंगे। आज नौबत आ गई ना पानी खरीदने की। दिल्ली में एक ने हवा बेचने की शुरुआत की कि आपको थोड़ी देर के लिए शुद्ध हवा चाहिए, हमारे यहाँ ये किराया लगेगा उसका। तो आने वाले समय में वाकई में हो सकता है कि हमने तो कभी नहीं सोचा था कि नेचर कभी हमको हवा बेचेगी। नेचर तो एक शुद्ध हवा देती है, लेकिन हमने उसको खराब कर दिया। हमने इतना हस्तक्षेप किया उसके उसमें कि अब हमें उसे खरीदना पड़ रहा है। तो क्या वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस हवा को खराब करने के लिए जिम्मेदार हैं, वो हमारे संसाधनों का उपयोग करके, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, मानव संसाधनों का उपयोग करके यहाँ तक पहुंचे, क्या वो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? क्या प्रत्येक फैक्ट्री वाला अपने बाहर ऐसा कोई आउटलेट लगाएगा कि हमारे यहाँ आकर के थोड़ी देर सांस ले लीजिए, अच्छी वाली हवा हम आपको फ्री में देंगे? क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीजें आएंगी? तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो यहाँ से निकल करके आएंगे। थोड़ा सा वापस यूपीएससी लेवल पे चले गए हम लोग फिर से आएंगे एमपीपीएससी पे। हम बार बार उसी थॉट प्रोसेस पे चले जाते हैं ना। तो ये लेवल आपका फिर यूपीएससी में सोचने पे आ जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, और ये कैसे जनरेट होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कैसे जनरेट होते हैं। ये दरअसल मानसिकता है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? एक मानसिकता का नाम है, क्योंकि हमने उसको तैयार किया है और उनको मूल्यवान बनाया है। ठीक है, जब इंजन नहीं थे तब ये सब नहीं था। तो प्रकृति को हम कितना खोदते जाएं, कितना गड़बड़ करते जाएं, तो प्रकृति सहन करती है। कब? माँ भी सहन करती है तब तक। जैसे कोई माँ को नोचने लगे, छोटा बच्चा है, उसके नाखून भी निकल आए तो भी वो माँ को नोचता है, तो भी माँ उसको पीटती नहीं है। लेकिन कोई चाकू लेके आ जाए और माँ को काटने लग जाए, तब ये नहीं होगा। हमने डिगिंग करने के लिए, हमने खोदने के लिए मशीनें लगा दी है। हमको उंगलियां दी थी ना प्रकृति ने, उस नाखून से जितनी पृथ्वी खोद पाते पृथ्वी सहन कर लेती। लेकिन हमने पृथ्वी को किससे सहन करना? बोरिंग करना शुरू कर दिया, होल करना शुरू कर दिया। तो प्रकृति बहुत ज्यादा समय तक सहन नहीं करेगी। प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और अर्थक्वेक और सब पढ़ा है ना, वो बदला लेती है। तो जब तक सहन कर रही है तब तक कर रही है। जब उसको लगेगा कि ये बेरेबल नहीं है तो एकदम से पलट करके जो मारेगी तो सब कुछ बदल करके रख देगी। तो जो शेख साहब इतरा रहते हमारे नीचे कुआ है, हो सकता है वो इंडिया के नीचे आ जाए तो वो जो रिसोर्सेज है वो भी शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि प्लेट्स तो खिसक रही हैं एक दूसरे के नीचे। तो ये हो गया एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। पहुंच गए ना ज्योग्राफी में, प्लेट्स के अंदर ये है। थोड़ा सा हमने इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की, फिर से चलते हैं वहीं पे। अब देखिए, प्रोड्यूसर से लेकर के ये सब जो है, इनके बीच में इंटरएक्शंस कैसे, अंतर क्रियाएं कैसी होती है, किस किस प्रकार की अंतर क्रियाएं चलती है। पैरासिटिज्म आपने देखा है, परजीविता होती है, म्यूचुअलिज्म होता है, कमेंसलिज्म होता है, एमेंसलिज्म होता है, प्रिडेशन होता है। तो ये कोएग्जिस्टेंस, सिम्बायोसिस होता है, साथ साथ सहजीविता होती है। अलग अलग तरीके से जीवों में कंपटीशन होता है, प्रतियोगिताएं होती है, और सहजीवन होता है, सहअस्तित्व होता है। तो जीव, बायोटिक कम्युनिटी जो है, जो जैविक समुदाय है, वो आपस में किस प्रकार से इंटरैक्शंस करता है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ जो इंटरैक्शन है उसको बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोग्राफिकल केमिस्ट्री या बायोकेमिकल ज्योग्राफी। ये क्या हो गया? ये बायोलॉजी भी है, केमिकल भी है और ज्योग्राफी भी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइकिल्स, गैसियस साइकिल्स,
एंड मिनरल साइकिल्स, खनिज चक्र और गैसीय चक्र। गैसीय चक्रों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये गैसीय चक्र में गैसियस साइकिल्स। सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के खूब सारे प्रश्न बनते हैं। क्यों बनाए जाते हैं उसका कारण आप समझ सकते हैं। जीवित जीवों से उसका सीधा संबंध होता है, पौधों से और प्राणियों से। हम सब प्रोटीन से बने हैं, अमीनो एसिड बनते हैं प्रोटीन, अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, और अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, इन सब का जो मूल आधार है वो है नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन आती कहाँ से? प्रकृति से आती है। तो प्रकृति में नाइट्रोजन कैसी होती है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है वो नाइट्रोजन के रूप में होती है, N2 के रूप में। वो जब बारिश होती है और भी दूसरी परिस्थितियां बनती हैं तब ऐसे में वो नाइट्राइट बनती हैं। लेकिन जो मनुष्य और पौधे और दूसरे जो जीव हैं, उनके काम की जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया के फॉर्म में हो सकती हैं, वो नाइट्रेट के फॉर्म में हो सकती हैं। और ये जो होते हैं इसको बोलते हैं डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं इसका खास करके ये काम करते हैं। ठीक है, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एजिटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम। राइजोबियम लेग्यूम्स में मिलते हैं, इसलिए लेग्यूम्स यहाँ पर प्रश्न बनता है। इसलिए आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। लेग्यूम्स क्या होते हैं? लेग्यूमिनोसी ग्रुप के जो प्लांट्स हैं उनको लेग्यूम्स कहते हैं। लेग्यूम्स उन नोड्यूल्स को कहते हैं, नोड्स को कहते हैं जो जड़ों में बनते हैं। लेग्यूमिनोसी ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, इसमें कौन होते हैं? बीन्स होती हैं, खास करके दालें होती हैं, पल्सेस। और सबसे बेस्ट एग्जांपल देखें तो चना। ठीक है, तो इसलिए उनको नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर की जरूरत भी नहीं होती। इसलिए आप चने में कभी भी ग्राम की जब आप फसल लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन का खाद आप नहीं डालते। कारण क्या है कि उसके जो नोड्यूल्स हैं वो नोड्यूल्स अपने आप नाइट्रोजन बनाते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की उसको। जबकि नाइट्रोजन की कमी ऑल ओवर इंडिया की सॉइल जब आप पढ़ोगे, तरह तरह की सॉइल, तो लगभग सभी सॉइल में आपको नाइट्रोजन की कमी मिलेगी। खास करके ह्यूमस वाली या ऑर्गेनिक मैटर वाली जो मार्शी एरिया की या सुंदरबन या चिल्का लेक या ऐसी जगहों की जो भूमि होती है उनको छोड़ करके, वहां पर क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म ही सबसे ज्यादा दबते हैं। प्लांट्स का लिटरिंग जो होता है वो सबसे ज्यादा जमा होता है, और वो वहां पर डिपोजिशन से जो है नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है। लेकिन पूरे भारत में जो रेड सॉइल है, येलो सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लेटराइट है, जितनी भी प्रकार की मिट्टियां हैं, उन सभी प्रकार की मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी है। और लेकिन हम लोग नाइट्रोजन साइकिल को अगर पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि लेग्यूमिनोसी ग्रुप के प्लांट्स के लिए हमको नाइट्रोजन, तो कभी कभी इस तरह का सवाल आ जाता है कि कौन से ऐसी फसल होती है जिसके लिए नाइट्रोजन उर्वरक नहीं दिया जाता। तो ऐसे सवाल जब आएंगे तब आप उनके उत्तर इसमें देंगे। तो ये एग्रीकल्चर को भी प्रभावित करती है। यहाँ मिट्टी वाला लक्षण भी आ गया, तो ज्योग्राफी चल रही है कि नहीं? थोड़ा सा उसको ज्योग्राफिकल टच आप इस तरह से दे सकते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम या इकोलॉजी या एनवायरमेंट की जो पढ़ाई है इसमें आप ज्योग्राफी के बिना नहीं कर पाओगे। इसलिए ज्योग्राफी में पूरा पढ़ते हैं। बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो हम एनिमल्स को पकड़ करके बैठ जाते हैं, खास करके फूड चेन पढ़ते हैं तब हम खरगोश, सांप, अर्थवर्म, है ना, या प्लैंक्टॉन्स, जो प्लैंक्टॉन्स, उसमें ज्यादा चले जाते हैं, वहां पर ज्यादा बात करते हैं, है ना। और जब हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं तो लिम्नोलॉजी में चले जाते हैं, और लिम्नोलॉजी में पॉन्ड का इकोसिस्टम में, और या उसमें तो नेरिटिक जोन क्या होता है, लिटोरल जोन क्या होता है, लिम्नेटिक जोन क्या होता है, बेंथोस क्या होता है। 4 प्रकार के बताए थे ना आपको एनिमल्स, प्लैंक्टॉन्स, नेक्टॉन्स, न्यूस्टॉन्स, प्लैंक्टॉन, न्यूस्टॉन, नेक्टॉन एंड बेंथोस। 4 प्रकार के वो बताए थे आपको, किसी भी तालाब में या किसी भी उसमें नदी में। ठीक है ना। तो ये स्थिरीकरण जो है, समुद्र में जाएंगे तो वहां अलग आएगा। फिर तापक्रम के आधार पे जाएंगे तो एक, ये लिख लीजिएगा ये सब टर्म्स, इसको आप रिवाइज करिए, ढूंढिएगा, गूगल में जाकर करेंगे, विकिपीडिया में बहुत अच्छे से डायग्राम और आपको वो सब मिलेंगे, एनिमेशन वगैरह, वीडियो भी मिल जाएंगे। इपिलिम्नियन, हाइपोलिम्नियन, ये क्या है? ये टेम्परेचर के बेस पे किसी भी झील का वर्गीकरण है कि झील जो है वो कैसी होती है। तो झीलों का वर्गीकरण किसके आधार पर? स्तर का, हॉरिजॉन्स का। जैसे मिट्टी में हॉरिजॉन्स वर्ड है, मिट्टी के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए हॉरिजॉन्स पढ़े जाते हैं।
वैसे यहाँ पर क्या कहेंगे, लेयर एक तरह की। फिर प्रकाश कहाँ तक जाता है, तो उस पे बोलते हैं यूफोटिक जोन, एफोटिक जोन। फोटिक और एफोटिक यानी जहां तक प्रकाश जाता है और जहां तक प्रकाश नहीं पहुंचता है। प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो ऑब्वियसली वहां पर फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स जो है वहां नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने एक साथ जो है बहुत सारा इसका जो आपका सिलेबस का जो हिस्सा है वो इसमें कवर किया। अब आप देखिएगा झीलों के वर्गीकरण और भी कई तरह से होते हैं, कई प्रकार की झील होती है। ठीक है, झील जो है वो आप देखेंगे कि कुछ झील ऐसी हैं जो ऊपर आइस शीट रहती है उसके अंदर और नीचे जो है पानी गर्म होता जाता है, तो ऐसी झील को क्या कहेंगे। तो झीलों का वर्गीकरण देख लीजिएगा, गूगल में जाकर के विकिपीडिया पे आपको झीलों का वर्गीकरण मिल जाएगा, मोनोमेक्टिक और पॉलीमेक्टिक और वो। तो आप हमारे यहाँ की जो झील का एग्जाम्पल देखेंगे, टिटिकाका झील कौन सी एग्जाम्पल है, टिटिकाका झील में क्या होता है, इंडिया की जो चिल्का लेक है वो कौन सी झील का उदाहरण है। तो अलग अलग तरह की झील हैं, कई कई जगह पर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, सब में अलग अलग तापक्रम होता है। किसी किसी में आप देखेंगे तापक्रम बढ़ता जाता है, किसी किसी में तापक्रम घटता जाता है, सैलिनिटी के बेस पर भी डिफरेंस होता है। तो झीलों का वर्गीकरण देखिए, वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ना, तो उसमें खास करके झील, लेक्स, और सबसे पहले लेक्स का क्लासिफिकेशन है ये, लेकिन आप सबसे पहले लेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखना कि भारत में लेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, वितरण क्या क्या है, जो आपको रामसर वेटलैंड्स में बताया था, वेटलैंड्स, तो वो फिर से रिवाइज करना है यहाँ पर। यहां जो बात करते हैं इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको आप लोग हमेशा देखते होंगे, ऊर्जा। ऊर्जा का जो प्रवाह है वो किस प्रकार से होता है, ऊर्जा कैसे बहती है। इसलिए जब हम बात कर रहे हैं कि मांसाहार नहीं होना चाहिए, तो वो जो ऊर्जा है वो आपने देखा कि 10,000 किलो कैलोरी है तो वो 1,000 किलो कैलोरी में रह जाएगा, 10% रह जाएगा। 1,000 वाला ऊपर जाकर के प्राइमरी प्रोड्यूसर से जब वो 10,000 था तो प्राइमरी कंज्यूमर में 1,000 हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर में वो 100 हो गया, फिर आगे जाकर के वो 10 हो गया, और आपने 10 वाले को खा लिया तो 10 किलो कैलोरी हुआ आपके पास गया। लेकिन उसने कितना कंज्यूम किया था वो सारा जोड़ लीजिए, मल्टीपल उसको जोड़ दीजिए, उसको प्लस कर लीजिए, तो इतना कंज्यूम होने के बाद आपको कितना मिला, आपको थोड़ा सा मिला। लेकिन बायोमैग्निफिकेशन में इसका उल्टा है, एक टर्म आएगी बायोमैग्निफिकेशन। ऊर्जा तो आपको कम मिलती जा रही है 10%, लेकिन मान लिया जाए अगर आर्सेनिक घुला हुआ है, कैडमियम घुला हुआ है, पारा घुला हुआ है, Hg, तो मिनीमाटा और इटाइटाइट जो डिजीज है जापान में, मिनीमाटा डिजीज, पारे के बायोमैग्निफिकेशन के कारण, उसको बोलते हैं जैव आवर्धन, हाँ, फिशेस की वजह से। तो क्या हुआ कि मान लीजिए फाइटोप्लैंक्टॉन्स के पास में थोड़ा सा पारा था, या उनके पास नहीं था, छोटी फिशेस के पास में थोड़ा सा पारा था। अब जिस फिश को आप खा रहे हो वो 3 साल से छोटी फिशेस को खा रही हैं, तो 1-1 मिलीग्राम पारा एक एक फिश के साथ वो खाती जा रही हैं। तो उसके शरीर में एक बार पारा गया मछली के शरीर में, तो 1 मिलीग्राम स्टोर हो गया। आज उसने एक फिश खाई थी, दूसरे दिन फिर 1 मिलीग्राम आ गया, उसने 3 साल तक फिशेस खाई, तो कितने मिलीग्राम पारा उसके अंदर इकट्ठा हो गया। आपने उस फिश को पकड़ा 3 साल बाद और उसको खा गए, तो आपके साथ कितना ग्राम चला गया, एक साथ बहुत सारा, 3 साल का इकट्ठा किया हुआ। इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। और ऊर्जा के रूप में क्या हुआ, 10% घटता गया। तो ऊर्जा तो बहुत कम किलो कैलोरी थी और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। तो मान लिया जाए कोई बीफ खाता है या मीट खाता है या पोर्क खाता है, और पोर्क जो खाते हैं, आपने देखा सुअर कितनी गंदगी में घूमते रहते हैं, क्या क्या खाते रहते हैं। तो सुअर की उम्र यदि 1.5 साल है या 2 साल है, तो 1.5 साल तक उसने जितनी भी गंदगी खाई है, जितनी भी गंदी जगह पे हो गया है, जितने वायरस उसने लिए हैं, जितने नुकसानदायक मेटल, पेस्टिसाइड, जो चीजें उसकी बॉडी में गई हैं,
वो सब उसके फ्लैश में पहुंची हैं। और 1.5-2 साल का इकट्ठा किया हुआ कचरा उसके शरीर का एक तरह से वो आपने एक ही दिन में उसको खा डाला। उसकी 1.5 साल की मेहनत थी। ठीक है, और वो बियर कर रहा था, लेकिन जब नहीं कर पाया तो दरअसल हम जब फ्लैश खाते हैं तो केवल वो ही नहीं खाते कि हम प्रोटीन खा रहे हैं, उसके साथ साथ उसके जन्म जन्मांतरों की जो सारी पुण्य जो पाप जो भी हैं उसको भी खाते हैं, उसको भी खाते हैं। तो हम लोग ये बायोमैग्निफिकेशन बहुत खतरनाक चीज है। और ऊर्जा के रूप में क्या होता है, जितने पौधे उसने खाए थे उसमें अगर 1000 किलो कैलोरी थी, पौधे तो वो खाता नहीं है, शाकाहारी तो है नहीं। जिसने जिसको भी वो खा रहा है उसने जो खाया था उसका 10% और फिर उसका 10% उसके पास है, और अब आप खाओगे तो उसका 10% आपके पास आएगा। तो ऊर्जा के रूप में तो 10-10% घटता जाता है। यानी किसी ने उसको 1 लाख रुपए दिए तो उसका 10% 10,000 रुपए, और फिर अगले वाले को मिलेंगे फिर 1,000 रुपए, फिर आगे वाले को जाओगे तो 100 रुपए, फिर आगे वाले को जाओगे तो 10 रुपए। तो ऐसे वो कम होता जाता है। यानी जो लाभदायक स्थिति है वो कम होती जाती है कैलोरी के रूप में, और जो नुकसानदायक चीज है उसका मैग्निफिकेशन होता जाता है। इसी को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो है ना घाटे का सौदा। तो क्यों ना सीधा जो है कांटेक्ट किया जाए और पूरा लिया जाए। आपके घर में कोई ऐसा हो कि दादाजी से पैसे लेके बांटता हो और 10% ही देता हो आपको तो आप सीधा दादाजी के पास जाने की कोशिश नहीं करोगे। इसलिए शाकाहारी होना चाहिए। और दुनिया भर में कैंपेन चलाया जा रहा है कि शाकाहार अपनाइए, क्योंकि प्रकृति को बचाने के जैसा है। उसमें आप ऊर्जा की बचत करते हैं। सूर्य के प्रकाश से जो भोजन सीधा बनता है उस भोजन को आप खाते हैं, इसका मतलब आप ऊर्जा की बचत करते हैं। बीच में जो ऊर्जा का जो वितरण बिगड़ जाता है या बेकार हो जाता है उसको आप रोकते हैं। और कई लोग बड़ी चिंता करते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे तो फिर बकरियां बहुत हो जाएंगी मतलब प्रकृति की कितनी चिंता है ना। तो जिस समय में लोगों ने डोमेस्टिकेशन नहीं किया था तो फिर धरती पे इसका मतलब सारी बकरियां होती थी? नहीं होती, ऐसा नहीं होता। ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल हम पालते भी हैं, उसको बढ़ाते भी हैं। प्रकृति ने अपने संतुलन की व्यवस्था खुद बना रखी है, कोई भी एक्सेस में नहीं होने देती वो, है ना। उनको टाइगर बढ़ जाएंगे, टाइगर खा जाएंगे और कोई खा जाएगा, फूड चेन चलती रहेगी। लेकिन मनुष्य उसके लिए नहीं है, ठीक है। मनुष्य उसके लिए, उनकी जो एक नेचुरल चेन है, फूड चेन है, हमने उसको गड़बड़ कर दिया। इसलिए इस युग को क्या कहा गया, एंथ्रोपोसीन, क्योंकि इसमें हमारा हस्तक्षेप ज्यादा है। फूड चेन में भी हस्तक्षेप है, पिरामिड में भी हस्तक्षेप है, ऊर्जा के प्रवाह में भी हमारा हस्तक्षेप है, आवागमन में भी हस्तक्षेप है, बायोटिक फैक्टर्स में भी हस्तक्षेप है, एबायोटिक फैक्टर्स में भी हस्तक्षेप है, और बायो केमिकल साइकिल में भी हमने हस्तक्षेप कर दिया है। पृथ्वी को खोद खोद करके हम केमिकल निकाल रहे हैं। पृथ्वी का क्षरण होता, आंधी चलती, तूफान आते, बारिश होती, इरोजन होता, सॉइल इरोजन होता, अंदर से मेटल निकलते, अंदर से मिनरल्स निकलते, मैक्रो न्यूट्रिएंट निकलते, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ट्रेस एलिमेंट्स निकलते। ये मिनरल्स फिर पानी में मिलते, फिर वो पौधों में आते, पौधे जो है फिर उनको एब्जॉर्ब करके ऊपर जाइलम फ्लोएम के तहत ऊपर पहुंचाते, वो फूड बनते, वो फ्रूट बनते, वो लीव्स बनती, वो हम लोग खाते, फिर कभी तने को खाते, कभी फ्रूट्स को खाते। वो खाने की चीज है, उसको हम खाते, तो उसके माध्यम से हमको मिनरल्स मिलते जाते हैं। हमको लगा कि आयोडीन बहुत कम है, नमक में डाल देते हैं, इसमें ये कर देते हैं। हमने बहुत सारा हस्तक्षेप किया, तो क्या हो गया, मिनीमाटा हो गई, इटाई हो गया, ये हो गया। तो बीमारियां लेके बैठ गए हम लोग, तरह तरह की समस्याएं। अब अचानक से कहते थे हम तो बीड़ी भी नहीं पीते थे, हम तो ये भी नहीं करते थे, हमको कैंसर हो गया। भगवान देखो कितने भले भले आदमी को जो है कुछ कर देता है ना। तो हम नमक तो खाते थे ना टाटा का नमक खाते थे, आयोडीन वाला नमक खाते थे, और कुछ खाते थे, मिली जुली चीजें खाते थे। मार्केट से उठा करके जो तरह तरह की चीजें हम लोग लेके आते हैं उसमें बहुत सारा एडेड है, और उसकी वैल्यू कितनी है, उसका वजन कितना है, उसमें कोई उसका और छोर नहीं है। तो ये एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उस टॉपिक में भी आप इसको ले जा सकते हैं, बहुत सारे एसेज में लिख सकते हैं। कुछ और टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने आपको बताई थी। यूट्रोफिकेशन, जो झील की सुपोषणीयता, यानी झील को जब आप बहुत ज्यादा कचरा पैदा कर देते हैं, उसमें बहुत ज्यादा
फर्टिलाइजर पहुंचा देते हैं, पेस्टिसाइड पहुंचा देते हैं, तो वहां पर एल्गल ब्लूम आ जाता है, एक हरी चादर बिछ जाती है और बदबू एक निकलती है तालाब के वहां से। तो वो हरी गर्मी के दिनों में जो चादर आप देखते हैं उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। दुनिया की तमाम झीलें, तमाम तालाब इनसे जूझ रही हैं। तो अब आपको लिखना है थ्रेट्स, यानी कि इन प्राकृतिक जितनी भी बॉडीज की मैंने बात की है, इनको चुनौतियां कहाँ कहाँ से मिलती हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के चैलेंजेस। तो झीलों को चुनौतियां कहाँ से मिलती है, झीलों में क्या हो रहा है, झीलों में पेस्टिसाइड जा रहा है, झीलों में पॉल्यूशन हो रहा है, लेक्स में पॉल्यूशन है, ओवर न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं तो यूट्रोफिकेशन हो रहा है, अल्गल ब्लूम आ रहे हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण, मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाली समस्याएं। ठीक है, हम लोग केवल बोटिंग करते, केवल हाउस बोट चलाते या उसके किनारे पे रहने लग जाते, वहां तक भी समस्या नहीं थी। नेचर वरदान की तरह उसको नेचर ने हमको दिया है, हम जब खुश रहते हैं तब वो नेचर जो है हमको नहीं करते, लेकिन जब हम नेचर को परेशान करने लगते हैं तब समस्या खड़ी होती। ये चैलेंजेस लेक्स के मामले में हुआ। रिवर्स के मामले में आप जानते हैं कि इकोसिस्टम रिवर का हम लोग अगर खराब करेंगे तो हमने भारत की नदियों को कितना खराब कर दिया है। आप स्वात घाटी देखिए पाकिस्तान की, स्वात वैली सर्च करना आप गूगल में, उसके वीडियो वगैरह देखना, आपको इतने सुंदर हिमालय की इकोलॉजी को हमने कितना खराब कर दिया। केदारनाथ हादसा आपने देखा था, तो कितना हिमालय की इकोलॉजी को डैमेज कर दिया है ना। अभी भी बहुत सारे जहां पर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज नहीं गई हैं, वहां हम लोगों ने जो है, आप प्रकृति को देखेंगे वो अपने मूल स्वरूप में है, लेकिन हमने इकोसिस्टम जंगल के खराब किए हैं, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम खराब कर दिया है, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ओवरग्रेजिंग करते हैं, जंगलों में आग लगना शुरू हो गई है, मानवीय गतिविधियों की वजह से ज्यादा आग लगती है। नेशनल पार्क वाले एरिया में हमने हाईवे बना दिए हैं, नेशनल हाईवे हैं हमारे, कितनी मानवीय गतिविधियां शुरू हो गई हैं। पोचिंग कितनी है, शिकार कितना होता है जंगलों में। तो ये सारी की सारी थ्रेट्स हैं जो इन हिस्सों को दिया जा रहा है और ये बड़े नुकसानदायक हैं। ठीक है, तो अब यहाँ नेशनल पार्क की लिस्ट फिर से तैयार कर लीजिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट तैयार कर लीजिएगा, रामसर वेटलैंड्स फिर से तैयार कीजिएगा। तो आज का हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। बहुत सारी नई चीजें जो है, एंडेंजर्ड स्पीशीज, फिर से एंडेंजर्ड स्पीशीज तैयार कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग एक हिस्से में जिसको बोलते हैं बायोम। बायोम डिफरेंट इकोसिस्टम्स मिलकर के क्या बनाते हैं, बायोम। तो दुनिया भर के बायोम्स की एक लिस्ट आपको बनानी चाहिए कि दुनिया में कैसे कैसे बायोम्स हैं। तो बड़े बायोम्स के रूप में देखें तो पृथ्वी को विभाजित करते हैं तो सबसे ऊपर जो है पोलर्स, पोल जो है पोलर बायोम, ध्रुवीय बायोम, टुंड्रा बायोम। तो आप टुंड्रा वनस्पति या टुंड्रा बायोम को देखेंगे तो कैसी वनस्पति होती है, छोटे छोटे श्रब्स होती है, बड़े पेड़ नहीं होते हैं टुंड्रा बायोम। इसलिए जब हम बहुत हिमालय में ऊपर चले जाते हैं तो बोलते हैं कि टुंड्रा लाइक वेजिटेशन, टुंड्रा जैसी वनस्पतियां। तो हाइट एलिवेशन के ऊपर भी जाकर के टुंड्रा वनस्पति मिलता है, क्योंकि लगभग वही टेम्परेचर वही एलिवेशन वहां मिलता है। ठीक है, तो ये चीज जो है टुंड्रा बायोम। नीचे आते हैं बोरियल फॉरेस्ट, जब नीचे की तरफ आते हैं थोड़ा सा तो बोरियल फॉरेस्ट। तो बोरियल फॉरेस्ट के एग्जाम्पल दुनिया में कहां कहां बोरियल फॉरेस्ट है, फिर आएगा आपका मेडिटेरेनियन आ जाएगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आ जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ जाएगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आ जाएगा, एंड डेजर्ट बायोम। डेजर्ट का अपना एक बायोम है, मरुस्थलीय बायोम। तो भारत में जैसे रन ऑफ कच्छ है, राजस्थान है, कुछ हरियाणा का क्षेत्र है, वहां जो वनस्पतियां हैं वो कांटेदार जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं उसको हम लोग डेजर्ट बायोम कहेंगे। ठीक है, एक्वेटिक बायोम्स, पूरे समुद्र में एक समुद्री हो जाएगा और एक फ्रेश वाटर हो जाएगा, इनलैंड वाला हो जाएगा। तो मीठे पानी की झील है,
खास करके समुद्री मरीन सिस्टम पूरा का पूरा, तो उसका बायोम समुद्री बायोम। तो ये जो बायोम है, इनमें किस प्रकार की वनस्पति होती है और किस प्रकार के एनिमल्स होते हैं। तो एनिमल्स में जो हमने जू ज्योग्राफिकल रिम्स आपको पहले बताए थे, उनकी लिस्ट बनाई। स्केलेटर ने 1858 में ये रिम्स दिए थे, स्केलेटर ने दिए थे जू ज्योग्राफिकल रिम्स, जैव भौगोलिक परिमंडल। उसके आधार पर वर्णन कीजिएगा। जैव भौगोलिक परिमंडल के लिए प्रमुख 6 परिमंडल हैं, वो लिख लीजिएगा। पेलियार्कटिक, नियार्कटिक, नियोट्रॉपिकल। पेलियार्कटिक एशियन रीजन है, पूरा एशिया और यूरोप दोनों को मिला करके, और नॉर्दर्न अफ्रीका, अफ्रीका का ऊपरी भाग, इसको मिला करके बनाते हैं पेलियार्कटिक। नियार्कटिक मैक्सिको को छोड़ करके, यानी कि सेंट्रल एंड सदर्न मैक्सिको को छोड़ के नॉर्दर्न मैक्सिको और कनाडा तक ऊपर जो हिस्सा है वो नियार्कटिक। और नियोट्रॉपिकल हो जाएगा सदर्न मैक्सिको, सेंट्रल मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये जो हिस्सा हो जाएगा नियोट्रॉपिकल। एंड इथियोपियन जो है मेडागास्कर और अफ्रीका का हिस्सा है, ऊपर का नॉर्दर्न थोड़ा सा उसको हिस्से को छोड़ करके, अफ्रीका के ऊपरी हिस्से को छोड़ करके बाकी नीचे का अफ्रीका। इथियोपियन परिमंडल एंड ओरिएंटल परिमंडल। ओरिएंटल को इंडो मलायन रिम भी कहते हैं, इंडो मलायन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड मलय प्रायद्वीप, मलय सब कॉन्टिनेंट, मलय पेनिनसुला। मलय पेनिनसुला में पूरा आपका इंडोनेशिया और वो मलय पेनिनसुला। देन ऑस्ट्रेलियन परिमंडल, ओसिनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में जब आप ऑस्ट्रेलिया को जाएंगे तो ओसिनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ये इस नाम से जो है आसपास के तस्मानिया और न्यू गिनी और न्यूजीलैंड और इन सब हिस्सों को पढ़ेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलियन परिमंडल है। तो ये 6 प्रकार के परिमंडल जो हैं ये पूरी दुनिया में ज्योग्राफिकली मिलते हैं, और इसमें एनिमल्स और प्लांट्स के वितरण को समझाया गया, खास करके मेमल्स के वितरण को समझाया गया, बर्ड्स और मेमल्स को खास करके समझाया गया। और अब आपको जो कुछ स्पेशल चीजें हैं जैसे कि फिशेज हैं, तो इल, कॉन्गो इल फिशेज जो माइग्रेशन करती हैं, माइग्रेटरी फिशेज, और सामन फिशेज। तो ये जो सालमन मछली हैं ये ईस्ट टू वेस्ट माइग्रेशन करती हैं। जो हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, यहां से लेकर नॉर्वे और यहाँ के समुद्र से लेकर के कनाडा वाले समुद्र तक, यहां तक माइग्रेशन करती हैं, और अगेंस्ट स्ट्रीम भी जाती हैं, और झरनों को, फॉल वगैरह को जंप करके ऊपर जाती हैं, जहां पर ग्रिजली बियर्स जो है उनको पकड़ करके खाते हैं। 8 साल की पूरी उम्र होती है, और 8 साल की उम्र में वो अंडे देने के लिए यूके साइड जाती हैं, और अंडे देने के लिए जब वहां जाती है तो वहां से जैसे ही वो अंडे देती है तो स्पॉनिंग फिश जो होते हैं मेल और फीमेल, उनकी डेथ हो जाती है अंडे देने के बाद 1 वीक के अंदर। माता पिता नहीं बचते, लेकिन जो एल्विंग्स होते हैं वो एल्विंग्स वहां से ट्रेवल करते हुए जाते हैं, उनको वो उसी रास्ते को फॉलो करते हैं जिस रास्ते पे उनके पेरेंट्स वहां तक कई सालों पहले आए थे। अब उनको वो रास्ता किसने सिखाया, और वहां पर इंतजार करते होते हैं ग्रिजली बियर्स। जाकर के गूगल में ग्रिजली बियर्स एंड सालमन, SALMON जाकर के सर्च करना, तो पहली बार जो वीडियो आएगा 1-1.5-2 मिनट का BBC का वीडियो, वो देखना आप कि कैसे वो जो है एक झरने पर सालमन का इंतजार कर रहे हैं कि इस सीजन में सालमन आएंगी और हम अपने बच्चों का पेट भरेंगे। उनको भी पता होता है कि इस सीजन में सालमन आती हैं, बच्चों को भी पता होता है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि हमको इसी रास्ते से जाना है, पर वो क्यों जाते हैं। उनका कोई पेरेंटल केयर नहीं होता, कोई गाइडेंस नहीं होता, कोई टीचिंग नहीं होता।
तो ये बहुत अनोखी घटना है। ऐसी अनोखी घटनाएं जो है आपको माइग्रेशन की और इसकी ये सिखाती हैं कि ये दुनिया में जो एनिमल्स हैं, इल जो है नॉर्थ टू साउथ जो है ट्रेवल करती हैं, माइग्रेशन करती हैं। ऐसे माइग्रेशन को कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं, और जो फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेशन करता है उसको एनाड्रोमस माइग्रेशन कहा जाता है। समुद्री पानी की तरफ जाते हैं उसको कैटाड्रोमस कहा जाता है। थोड़ा सा वीडियो देखिएगा। कैमन जो होते हैं ये क्रोकोडाइल होते हैं अमेज़न के, और उनकी फाइट आपको एनाकोंडा के साथ मिलेगी कैमन की। कई सारी मूवीज में बताया जाता है एनाकोंडा कैसे जो है कैमन को इनगल्फ कर जाता है, पूरा का पूरा क्रोकोडाइल खा जाता है एनाकोंडा, है ना। और कैमन जो है किस टाइप का है, तो अब हमने एलिगेटर बताए थे, घड़ियाल बताए थे, क्रोकोडाइल बताए थे। आपको बताया था क्रोकोडाइलस पोरोसस ओशनिक वाटर में होता है, एंड क्रोकोडाइलस पेड्यूस्ट्रिस फ्रेश वाटर का है क्रोकोडाइल है। एलिगेटर गेवियलियस गेंजेटिकस जो घड़ियाल है, और हमारे यहाँ चंबल में परियोजना में क्या है, घड़ियाल परियोजना है कि नहीं, मध्य प्रदेश में मुरैना में। तो कौन सी परियोजना है, तो फिर ये कैमन कौन से हैं, तो आपको डिफरेंट स्पीशीज मिलेंगे। अब आप दुनिया भर के परिमंडल में घूमोगे तो अलग अलग स्पीशीज मिलेगी क्रोकोडाइल की, कभी इसकी कभी इसकी। और इन स्पीशीज को उधर जाएं साउथ अमेरिका में, पेरू में, तो उधर लामा और अल्पाका सर्च कीजिएगा। लाखों की संख्या में एनिमल्स हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते। लामा LLAMA, अल्पाका ALPCA, जाकर के गूगल में सर्च कीजिए, विकिपीडिया में जाकर के देखिए, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़िए एक एक पैराग्राफ का। तो आपको यूनिक एनिमल्स हैं, ये यूनिक हमारे लिए है क्योंकि हम नहीं जानते उसे। बाकी आपको डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको 3 प्रकार के लंगफिश बताए थे, रेटाइटी बताए थे, आपको लंगफिशेस बताई थी, नियोसेरोटोडस इन ऑस्ट्रेलिया बताया था ना, लेपिडोसाइरन इन साउथ अमेरिका, प्रोटोप्टेरस इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ये लंग फिशेस हैं, केवल सदर्न रीजन में मिलती हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको रेटाइटी बताए थे, कीवी इन अफ्रीका, कीवी इन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिच इन अफ्रीका, एमूज इन ऑस्ट्रेलिया, रियाज इन अमेरिका। तो ये जो है ये सब के सब जू ज्योग्राफी में आता है, बायो ज्योग्राफी में आता है। इसके साथ साथ प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, डेजर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, अटाकामा मरुस्थल कहाँ है, ये कहाँ है, तो ये इकोसिस्टम में आ जाएगा। वर्ल्ड के डेजर्ट इकोसिस्टम, है ना। वर्ल्ड की लेक देखेंगे तो लेक इकोसिस्टम आ जाएंगे, नदियां देखेंगे तो रिवर इकोसिस्टम आ जाएंगे। मुझे लगता है ये इस लेवल पे हुआ। अब आप मध्य प्रदेश लेवल का भी कर लेना ठीक है। मैं नहीं आ पाता नीचे, तो कोई बात नहीं, आपको करना है। तो मैंने एक हिंट दिया है आपको, एक ही दिन में सारा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी करने की कोशिश की है, ताकि क्योंकि 12 जनवरी से पहले हम उसको ले नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को कवर करेंगे, है ना। अभी इसमें बायोडाइवर्सिटी नहीं लिया है, क्लाइमेट चेंज नहीं लिया, इसको हम करंट अफेयर्स में लेने की कोशिश करें। चलिए, शांति पाठ। ओम देव